इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैप की सीरीज को। पहला चैप्टर आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सो वेलकम एवरीवन टू ईक क्लासेस। नाउ सी, मैनेजमेंट को इस रूट को आपको फॉलो करना है और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले हम मीनिंग को देखते हैं, फिर हम फीचर्स की बात करेंगे, फिर हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे 1 पॉइंट मार्क करता हूँ, इस चीज को देखते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए। मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को पूरा करते हैं। कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है, उस टास्क को आप कंप्लीट करवाते हैं, ना कि खुद कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये कोई भी फिजिकल प्रोसेस नहीं है जहाँ पे मैनेजर खुद ही उठ के काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम अपनी स्किल्स को यूज करके किसी भी टास्क को कंप्लीट करवाते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी रिसोर्सेज गिवन है उसका पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, साथ ही साथ में विद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल। जो भी मैन, मटेरियल, लेबर्स हमारे पास हैं, उनको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, कम से कम कॉस्ट में अचीव करना है। ठीक है, विद स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में। ठीक है, एक निश्चित समय में। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहले फीचर्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक इनटैंजिबल फोर्स है। जिसे इनटैंजिबल क्या होता है? जिसे आप देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक ये प्रोसेस है जिसे आप देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, इस चीज को इम्प्लाई करा जाता है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम किसी निश्चित गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टास्क हमारा है उसे हमें अचीव करना होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब देखिए, ये परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब है कि ये हर जगह पे अप्लाई होता है। मैनेजमेंट खाली एक कंपनी तक सीमित नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट आप भी करते हैं अपनी रियल लाइफ में। आपके घर पे भी आपके मदर और फादर मैनेजमेंट करते हैं। हर एक पर्सन अपने एंड पे वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा है, चीज़ों को मैनेज कर रहा है, चीज़ों को डील कर रहा है। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करना। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्कूल का बैग एक टाइम टेबल सेट करते हैं। आपका जब एग्जामिनेशन पीरियड आता है तो आप उसको मैनेज करते हैं कि किस तरीके से हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना है एंड कौन से सब्जेक्ट को बाद में कवर करना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। अब देखिए, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को? इसको ध्यान से समझिए। मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा जाता है बिकॉज मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना गया है। मैनेजमेंट इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस आते हैं, और आपको वो पता है कौन से फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस देखिए। मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं पॉस, डीसी। ये एक निमोनिक छोटा सा है जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस याद रहेंगे। पी स्टैंड करता है प्लानिंग के लिए, ओ स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, एस स्टैंड करता है स्टाफिंग के लिए, डी स्टैंड करता है डायरेक्टिंग के लिए, एंड सी स्टैंड करता है कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, तभी मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। ठीक है, कि इसका कोई एक सिंगल लेयर नहीं है। जैसे आपने अनियन देखा है, तो अनियन की बहुत सारी, जब आप पील निकालेंगे उसकी, तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें। इसी तरीके से मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो मल्टी डायमेंशनल माना गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मैनेजमेंट को एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी कहा गया है। अगले पार्ट में मैनेजमेंट क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कि ये चलता ही जाएगा। आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, उसके बाद फिर से आपको वही टास्क को रिपीट करना है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, कोई सिंगल पर्सन यहाँ पे आके चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा।
ठीक है, ये ग्रुप एफर्ट्स हैं। ठीक, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब जरा ये लास्ट पॉइंट को ध्यान से देख लेते हैं और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट को एक डायनामिक प्रोसेस कहा गया है। ठीक है, ये डायनामिक प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक का अगर मैं आपसे मतलब बताऊं, इसका मीनिंग क्या है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा टेस्ट, हमारा फैशन, हर एक चीज़ एनवायरनमेंट में क्या हो रही है? चेंज होती चली जा रही है। टेक्नोलॉजीज चेंज होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आज की प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं, उसमें मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, आगे चल के ज़रूरी नहीं कि वो सेम इन्वायरमेंट कंडीशन आगे भी रहें। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा अलग अलग इन्वायरमेंट टाइम में, जैसे अगर हम बात करते हैं 20s की, ठीक है, और इससे पहले 90s की बात करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे 90s में सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे अलग तरीके से आप पढ़ाई करते थे। आज का ज़माना क्या हो गया है? ऑनलाइन बोर्ड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं, तो ये एक डायनामिक चीज़ को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें क्या है? चेंज होती चली जा रही हैं, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड अपने आप को कर रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस लेक्चर को फॉलो करके आपकी सारी ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे एक सिंपल सी स्लाइड में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ ध्यान से फॉलो करिएगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मैनेजमेंट के यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमें कहता है, सबसे पहले इनका ऑब्जेक्टिव रहता है जिंदा रहना, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, मतलब जिस भी बिजनेस को हम मैनेज कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम, उस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से सर्वाइव कराना है पहले तो। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो आप अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करेगा? दूसरा है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस, यू नो वेरी वेल। ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, और जिस भी बिजनेस में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको ग्रो कराना है मैनेजमेंट का, ये भी मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक, अब अगर बात करते हैं इनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला आता है दैट फुलफिल सोशल नीड्स। ठीक है, जितनी भी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना। ठीक, साथ में कुछ सोशल सर्विस भी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं रिकग्निशन। रिकग्निशन मतलब जो भी इम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं हमारी फर्म में, उनको रिकग्निशन मिलना। ठीक, उनको सराहना करना, मतलब उन्हें प्रेज करना किसी तरीके से। ठीक है, कि उन्होंने इतना एफर्ट दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में। टू अर्न फेम, ठीक है, टू अर्न फेम ऑल्सो, थोड़ा सा पब्लिसिटी मिले। ठीक है, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि हमारी कंपनी जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्या मिले? फेम मिले आगे। ठीक है, और एक्सपेंशन इन मार्केट, लास्ट पॉइंट क्या आता है? एक्सपेंशन इन मार्केट। एक्सपेंशन इन मार्केट कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन मार्केट में क्या में हमारे ऑपरेशंस क्या हो जाए? डाइवर्स नेचर के हो जाए, थोड़े एक्सपैंड हो, अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर हम बात करें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की, तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सके। मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, 2 एस्पेक्ट होते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जितनी भी रिसोर्सेज दी गई हैं उनको टाइम पे यूटिलाइज करना, एक समय के अंदर यूटिलाइज कर लेना, पूरी तरीके से यूटिलाइज करना, और एक्यूरेसी के साथ में, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म करा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन में अभी आप अपियर होंगे प्री बोर्ड्स के, तो वहाँ पे आपने एग्जामिनेशन को 3 घंटे में कंप्लीट भी करा और जितना भी पेपर अटेम्प्ट करा उसको एक्यूरेट अटेम्प्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी शो होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए? बिकॉज
हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा मैनेजमेंट काम कर रहा है वो हमेशा चेंज होता रहा है, हर एक स्टेप में वो चेंज होता चला जा रहा है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जो अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड करती रहती है। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, आपका एप्पल आईओएस सिस्टम, ठीक है, ये क्या करता रहता है, अपडेट्स लेके आता है और उससे आपका फ़ोन अपडेट हो जाता है, ठीक है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ अपग्रेड हो जाती है। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी को डेवलप कैसे कर रहा है मैनेजमेंट, सोसाइटी को डेवलप किस तरीके से कर रहा है ऑर्गेनाइज। अब देखिए, मैनेजमेंट सोसाइटी से कौन कौन सी रिसोर्सेस ले रहा है, वहाँ से हमारा जो मैन पावर है वो इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, हमारे पास जो वर्किंग एरिया, जो भी वर्किंग लोग हैं वो हमारे मैनेजमेंट में एज अ मेंबर आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक। और मैनेजमेंट अपनी प्रोफिशिएंसी को यूज़ करते हुए फर्म को क्या कर रहा है, फर्म को इन्हांस कर रहा है, फर्म के ऑपरेशन को इन्हांस कर रहा है, जो कि किसी तरीके से फर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी की तरफ, ठीक है। सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट देके, ठीक है, उन्हें विश्वास दिलवा के कि सामने हमारी जो कंपनी है, जो फर्म है, वो आपकी बेनिफिट के लिए काम कर रही है, कुछ सोशल आगे इनिशिएटिव लेके, डोनेशन करके। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप कर रहा है। अगला देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स किसके, जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयज और वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी भी एम्प्लॉयज के क्या रह सकते हैं, बेटर रेम्यूनरेशन, अच्छी सैलरी होना, ठीक है, उसके साथ में वर्किंग आवर्स अच्छे होना। तो ये सारी ही चीज़ें क्या मैनेजमेंट हमारे हेल्प करता है मैनेजमेंट, ताकि ये सारी ही चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अब देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट हमें कुछ कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस दो which harmony is established among different activities of an organization। हार्मनी का मतलब क्या है यहाँ पे, हार्मनी का मतलब है a peaceful existence together। हार्मनी का मतलब क्या है, a peaceful existence together, मतलब मिलजुल के काम करना, हार्मोनाइज होके काम करना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस दो विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश, ठीक है, एक पीसफुल एक्सिस्टेंस को एस्टैब्लिश करा जाता है अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हार्मोनाइज करना, ठीक है, उनको एकजुट करना, आपस में एक बाइंडिंग फोर्स जैसा काम करना, ठीक है। जैसे आपने आटा लिया है, फ्लोर लिया है, ठीक है, तो फ्लोर को हम किस चीज़ से बाइंड करते हैं, वाटर की मदद से, तभी चपातीस खा पाते हैं। उसी तरीके से ये एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स, एज अ बाइंडिंग फोर्स, अंडरस्टूड। अब अगला देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इससे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज में बिल्डअप होगा, ठीक है, क्योंकि सारे लोग जब हार्मोनाइज होकर काम करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेल फ्लोरिस्ड आगे बढ़ेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, देखिए जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो फर्म में काम कर रहे हैं उनके अलग ऑब्जेक्टिव हैं, उनकी अलग पॉलिसीज हैं, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग ना वो पूरी तरीके से डिफरेंट रहता है, स्टाइल ऑफ वर्किंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि वो अपने वर्किंग एरिया में सब लोग अलग हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है सॉरी, वो अपने वर्किंग एरिया में पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम ये है कि उनको क्या करना, उनको लिंक करना, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को, उनकी सारी ही एक्टिविटीज़ को लिंक करना, मतलब एक हार्मोनाइज वे में जोड़ के रखना। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने गोल्स की तरफ फोकस कर रहा है, ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसे सेलिंग डिपार्टमेंट है, इस तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम, ठीक है, एक कोऑपरेशन बनाने का काम, इनकी एक्टिविटीज़ को लिंक करने का काम, इनकी फोर्सेस को बाइंड करने का काम, ठीक है, ये किसका है काम, ये है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शनल डिफरेंशिएशन को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है, बिकॉज इट लिंक
ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, इस तरीके से आप मेंशन करिए। स्पेशलाइजेशन क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमें कह रहा है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट को अगर आपको अचीव करना है कोऑर्डिनेशन की मदद से, तो आप क्या चीज मेंशन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, हम एक मेन एक्टिविटी को एक मेन एक्टिविटी को हम कुछ सब एक्टिविटीज में, सब पार्ट्स में, सब एक्टिविटी में क्या करते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं। मतलब एक मेन एक्टिविटीज को छोटी छोटी सब एक्टिविटीज में हम बाइफरकेट, विभाजित करते हैं, ठीक। और फिर हर एक पर्सन को वो एक्टिविटी दे दी जाती है, ठीक है। और अब वो एक्टिविटी परफॉर्म करते 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 उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है, ठीक है। और इससे स्पेशलाइज्ड चीज, स्किल्स वो अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का ये एक इंपॉर्टेंस था कि इट हेल्प्स अस इन अचीविंग स्पेशलाइजेशन, बिकॉज वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज एंड ईच ऑफ दिस इज एलोकेटेड टू डिफरेंट पर्सनल्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमसे बात कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कोऑर्डिनेशन के। तो फटाफट कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे इसमें। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब आपस में एकजुट करना। तो कोऑर्डिनेशन जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देता है, एक सिंगल चैनल में पास करता है, मल्टीपल चैनल्स को सिंगल चैनल से पास करता है, ठीक है। सबके ग्रुप एफर्ट एक साथ लग रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक रोप वाला गेम आपने देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन रहती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। और ये गेम क्या कहता है कि आपको रोप खींचना है और यहाँ पे एक कुछ रोप टाइप का एक कुछ चीज बांधी जाती है, जो इसको अपने साइड ले जाएगा वो जीत जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर हर एक पर्सन अपना स्पेसिफिक पोज अल्टरनेटिव लगाएगा तो यहाँ पे वो टीम तो हारने ही वाली है। बट अगर सारे जितने भी मेंबर्स हैं जो उस टीम में हैं, अगर वो सब एक साथ एफर्ट लगा के पीछे की तरफ फोर्स करेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है कि वो गेम को जीतेंगे, ठीक है। क्योंकि सबके एफर्ट्स को यूनाइट कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया। यहाँ पे एक पर्सन अलग फोर्स लगा रहा है, एक पर्सन अलग दिशा में भाग रहा है, तो यहाँ पे वर्क अचीव नहीं हो पाएगा। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है, कंसेप्ट है, बट क्लैरिटी कंसेप्ट की जरूरी है। ये सीरीज आपको ये हेल्प करेगी, बिकॉज जब आप सारे ही कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, देन वहां पे अपने आइडियाज को आपको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शंस, इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस क्या, जो भी एक्शंस होने हैं उनको यूनाइट करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है। इसके बाद इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता ही रहेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वे में चलेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, सारी ही मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, आपने अभी पढ़ा था पॉज डीसी, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके बीच में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना काम तो नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, हर जगह पे अप्लाई होगा, हर एक मैनेजमेंट प्रोसेस पे, हर एक फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन अप्लाई करना ही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। अब देखते हैं डेलिबरेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ। कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेट फंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। It does not occurs spontaneously. It can be achieved though conscious and deliberate effort. अब ये ओवर द नाइट पीरियड आपका कोऑर्डिनेशन किसी चीज में नहीं बनेगा, आपको उसमें एफर्ट देना पड़ेगा। आपको क्या, एवरी सिंगल इंडिविजुअल, जितने भी, हर एक प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, एवरी सिंगल इंडिविजुअल हैव टू टेक इनिशिएटिव, है ना। उसको तो रिपोर्ट करना, सामने वाले डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ईगो क्लैशेस हैं इनको हटा के रखना है आपको। अगर आप अपना ईगो लेके चलेंगे, अपनी पोजीशंस को दिखाएंगे, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। अब यहाँ वाला पार्ट सारा आपने कवर कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं बचे हुए पार्ट की। देखिए देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट का नेचर किस तरीके का है, जरा इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है।
मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को एक आर्ट बताया गया है क्योंकि इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। मान लीजिए आपको एक पेंटिंग दी गई और आपसे कहा गया कि इसमें कलर भरने हैं, तो हर एक पर्सन अपनी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी समझ है उसके अकॉर्डिंग उसमें कलर फिल करेगा। तो ये पर्सनल एप्लीकेशन है, आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट में देखिए, आपकी क्रिएटिविटी जब आप हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीकेट करेंगे, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होने वाली है। ठीक है, हर एक पर्सन प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसकी समझ भी ज़्यादा होगी, उसकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को वो डील कर पाएगा। मैनेजमेंट को एज अ साइंस क्यों कहा जाता है, जरा इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज फॉलो करता है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, थर्ड देखिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, बट ये पार्शियली ट्रू है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है। जो भी रूल्स बताए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, उनकी वैलिडिटी तो यूनिवर्सल है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट करते समय कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट ये पूरा बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखा कि आप हर जगह इसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे लिखा हुआ है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन्स के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, वो हर जगह पे अप्लाई होंगे, उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से डील करता है। मैनेजमेंट किससे डील करता है, हमारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस से। ठीक है, ह्यूमन से डील कर रहा है, और ह्यूमन का नेचर आप जानते हैं दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत डायनामिक नेचर का रहता है। आज हम क्या सोच रहे हैं, कल हम क्या सोचेंगे, परसों किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमारी नीड्स कैसे बढ़ रही होंगी, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन में लिखा हुआ है नॉट फुल्ली प्रेजेंट, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझते हैं। मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। देखिए, जितने भी प्रोफेशन हैं यहाँ पे, वो हर एक प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या है, लिंक्ड है। प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या है, लिंक्ड है, आपस में एफिलिएटेड है। सही टर्म क्या होगा इसका, एफिलिएटेड है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका जो बोर्ड है वो एफिलिएटेड है या तो सीबीएसई से, या आईसीएसई से, या फिर यूपी बोर्ड से। ठीक है ना, तो एफिलिएटेड है। हर एक प्रोफेशनल एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन से क्या है, एफिलिएटेड है। ठीक है, अब देखिए, जो कि अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन रेगुलेट करते हैं एंट्री को, कि मतलब कौन इस प्रोफेशन में आ सकता है। ठीक है, उसे रेगुलेट करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, परमिशंस प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपने प्रॉपर प्रोफिशिएंसी ली है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक, और कोड ऑफ कंडक्ट को रिलीज करते हैं, नियम और कानून को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में अभी तक की कोई ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन की मैंडेट एसोसिएशन नहीं पड़ी है कि किसी भी मैनेजर को प्रैक्टिस करने से पहले इस एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और यहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू मतलब उसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकता है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे इंडियन लॉयर्स की, ठीक है, तो जितने भी इंडियन लॉयर्स हैं वो बार काउंसिल में क्या होते हैं, रजिस्टर्ड रहते हैं। बार काउंसिल में रजिस्टर्ड रहते हैं, वहाँ के एक मेंबर बनते हैं। समझ में आ रहा है, वहाँ के एक मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, और ये बार काउंसिल क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है, पूरी तरीके से रेगुलेट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है। ठीक है, और सबको वो फॉलो करना होता है। समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पे ये पार्ट भी क्लियर होता है। अब देखिए,
बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल इसे कहा जाता है। टॉप लेवल में कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, एसेट्रा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है फिनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। ऑपरेशनल लेवल में आते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन। अब फोरमैन क्या होता है? फोरमैन क्या होता है? एक वर्कर जिसका काम क्या रहता है, हु सुपरवाइजेस एंड डायरेक्ट अदर वर्कर। एक ऐसा वर्कर जो बाकी सारे वर्कर्स को, ठीक है, क्या करता है? सुपरवाइज करता है, इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है कि आपको काम करना है। समझ में आ गया? उसे हम फोरमैन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आप चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से क्या लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहला आ जाएगा प्लानिंग। इसमें हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग, हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं। स्टाफिंग, टू असाइन राइट जॉब टू अ राइट पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। डायरेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क। कंट्रोलिंग, टू मेक कंट्रोल ऑन मैनेजरियल परफॉर्मेंस। इसे हम ओवरऑल फंक्शन भी कहते हैं कंट्रोलिंग को। ठीक, और यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। ठीक, होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। इस सीरीज को फॉलो करिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इस चीज़ को समझने के बाद आप केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।